नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अपने YouTube चैनल कथा मंथन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी कथा कहानी के इस चैनल पर आज ICSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला उपन्यास नया रास्ता का सारांश पढ़ने जा रही हूँ। यह उपन्यास का चौथा भाग है। उपन्यास से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर, पात्रों के चरित्र चित्रण का विवरण आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com/नया रास्ता से प्राप्त कर सकते हैं। के हॉस्टल का वातावरण कुछ शांत सा हो चला था। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 15 दिन शेष रह गए थे। सभी अपने अपने कमरे में बैठे अपनी पढ़ाई में व्यस्त थीं। मीनू को तो बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। परीक्षा के दिनों में उसे ना तो खाने की सुध रहती और परीक्षा से पूर्व का अवकाश चल रहा था, अतः उसका सारा समय पढ़ाई में लग रहा था। और कभी थक जाती तो अपनी सहेली माया से कुछ देर बात करती, फिर पढ़ने में जुट जाती। आज मीनू को कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही थी। सिर में तेज दर्द था। माया ने देखा तो वह दंग रह गई। मीनू को बहुत तेज बुखार था। वह फौरन दवा लेने भागी। तभी उसे माँ की याद आई। यदि आज माँ पास होती तो वह कितनी सेवा करती। बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। तभी माया दवा लेकर आ गई। उसने मीनू को दवा दी, फिर उसका सिर दबाने लगी। उसे आराम मिला तो वह सो गई। सुबह जब आंखें खुली तो देखा माया सो रही है। जब माया जागी तो उसने उठकर सबसे पहले उसे दवा दी। दूसरे दिन मीनू का ज्वर उतर गया। 2 दिन की बीमारी में ही मीनू काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी। कुछ दिन पश्चात मीनू की परीक्षा शुरू हो गई। उसने काफ़ी लगन, मेहनत और साहस का परिचय दिया। उसके सभी पेपर अच्छे हो रहे थे। अब उसे इंतजार था तो सिर्फ अपने अंतिम पेपर का। उसे घर जाने की धुन सवार थी। सभी से मिले बहुत दिन हो गए थे और आज उसकी परीक्षा समाप्त हो गई चुकी थी। वह बहुत खुश थी। उसके हृदय में घर जाने का उत्साह था। कमरे में पहुंचते ही उसने अपना सारा सामान संवारना शुरू किया। परीक्षा के दिनों में वह अपने गंदे कपड़े तक नहीं धो पाई थी, अतः उसने सारे गंदे कपड़े एक बैग में भर लिए। उसकी सहेली माया भी अपने घर जाने की तैयारियों में लगी थी। उसने भी अपना सारा सामान पैक कर लिया। वे 2 महीने की छुट्टियों में अपने अपने घर जा रही थी। माया व मीनू दोनों एक साथ हॉस्टल से अपने अपने घर जाने के लिए निकली। उन दोनों के घर के रास्ते अलग अलग थे। मीनू को मीरापुर जाना था तो माया को अलीगढ़, इसलिए वे दोनों ने वहीं से एक दूसरे से विदा ले ली। परीक्षा के समाप्त होते ही 2 महीने की छुट्टियों में जब मीनू घर पहुंची तो उस समय पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके थे। अब वह अपने काम पर भी जाने लगे। यह देखकर मीनू को बहुत अच्छा लगा। आशा और रोहित ने अपनी सारी बातें दीदी को बताई। मीनू ने भी उनकी प्रसन्नतापूर्वक बातें सुनी। माँ के यह पूछने पर कि तुम्हारे पेपर कैसे हुए, मीनू ने कहा, मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए माँ, बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। माँ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सदैव प्रथम श्रेणी में पास होती हो, इस बार भी प्रथम ही आओगी। हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, मीनू बोली। इस समय मेरा उद्देश्य जीवन में कुछ बनने का है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी पत्रिका पढ़ रही थी कि पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने मीनू से कहा, बेटी, परसों तुम्हारी बुआ जी का पत्र आया है। उन्होंने इसमें एक लड़के के विषय में बताया है। वह दिल्ली में इंजीनियर है, 3,000 रुपये माह पा रहा है। यदि तुम कह के पिताजी का भी वाक्य भी पूरा नहीं हो पाया था कि मीनू बोल पड़ी, पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी नहीं करूंगी। किंतु लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे लड़के रोज रोज कहाँ मिलते हैं। पिताजी की यह बात सुनकर मीनू ने सुझाव दिया कि यदि लड़का अच्छा है तो आशा के लिए बात चला दीजिए। आशा देखने में भी सुंदर है, पसंद तो आ ही जानी चाहिए। पिताजी उदास हो गए और बोले, हमारा दिल गवाही नहीं दे रहा ऐसा करने के लिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे कहने से आप वहाँ आशा की बात चलाइए। ईश्वर ने चाहा तो वहाँ बात पक्की हो जाएगी। माँ ने भी मीनू की बात का समर्थन करते हुए उस इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात करने को कहा। पिताजी आशा का रिश्ता लेकर दिल्ली गए। लड़का देखने में अच्छा था, उन्हें पसंद आ गया और उन्होंने आशा का फोटो उन्हें दे दिया। मांग के नाम पर उन्हें सिर्फ सुंदर लड़की चाहिए थी। आशा को दिखाने की तिथि भी निश्चित की गई। आशा को देखने के लिए इंजीनियर आलोक, उसके माता पिता व उसकी बड़ी भाभी आए। साड़ी पहनकर, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर जब आशा उन लोगों के पास पहुंची तो उस समय आशा दमक रही थी। देखने में भले साधारण रंग रूप के थे, इसलिए उसे नापसंद करने का प्रश्न ही नहीं था। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को यह बात बता दी गई कि इसकी बड़ी बहन की शादी अभी नहीं हुई है, क्योंकि वह अभी वकालत पढ़ रही है। आशा की शादी की तिथि पंडितों ने 4 महीने के बाद की निकाली। घर में सब उसकी तैयारी में लग गए। रविवार का दिन था। नीलिमा के भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ में आई है, और उसे याद कर रही है।
नीलिमा का नाम सुनते ही मीनू खुश हो गई। माँ घर में नहीं थी, इसलिए इस समय उसका जाना संभव न था। माँ के घर आते उसने आज्ञा ले ली और नीलिमा से मिलने के लिए घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। वह उसे अपने कमरे में ले गई और आराम से बैठकर बातें करने लगी। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर मीनू ने पूछा, क्या बात है, कुछ कमजोर सी भी नजर आ रही हो, तबीयत ठीक है तो? मुझे उल्टियों ने परेशान कर दिया है, नीलिमा बोली। ओह अच्छा, तो यह खुशखबरी सुनाने जा रही हो, और यह तो बड़ी अच्छी बात है, मीनू बोली। इतने में अशोक भी कमरे में आ गया। मीनू ने अशोक से घुल मिलकर खूब बातें की। कुछ देर बाद अशोक वहां से उठकर चला गया। नीलिमा को थकान महसूस हुई। वह पलंग पर जाकर लेट गई। नीलिमा ने मीनू से शादी के बारे में पूछा। मीनू, तू शादी नहीं कर रही? और मैंने सुना है आशा का रिश्ता तय हो गया है। हाँ, आशा का रिश्ता तय हो गया। लड़का इंजीनियर है, घर भी अच्छा है, दिल्ली में नौकरी करता है, तनख्वाह भी अच्छी पाता है, मीनू ने कहा। नीलिमा ने मीनू से पूछा कि तू अभी शादी के लिए तैयार क्यों नहीं है? मीनू ने निराश भाव से कहा कि तू कौन करेगा मुझसे शादी? क्या बात करती है मीनू, तेरे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे तुझे, और कोई नहीं तो मेरे अशोक भैया तो तेरे बहुत दीवाने हैं, हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते हैं। तू तैयार अगर हो जाए तो मैं तेरी शादी अशोक भैया से करा दूंगी, नीलिमा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। किंतु मीनू ने दृढ़तापूर्वक कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। मैं वकालत पढ़ रही हूँ, अभी 1 ही साल पूरा हुआ है, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही कुछ शादी के बारे में सोचूंगी। मीनू, तू शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है। नहीं नीलिमा, शादी के बाद मैं उतनी लगन व मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी। मीनू की हट के सामने उसकी एक न चली। थोड़ी देर बाद मीनू घर आ गई। नीलिमा के शब्द कि अशोक भैया तेरे बहुत दीवाने हैं और हमेशा तेरी ही प्रशंसा करते ही रहते हैं, बार बार मीनू के हृदय को झंकृत कर रहे थे। हर लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है। आधी रात तक मीनू करवटें बदलती रही। उसकी समझ में यह नहीं आया कि वह जिस लक्ष्य को लेकर चली है उसे बीच में ही छोड़कर शादी कैसे कर ले, या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत से पड़े। इसी उधेड़ में बुन में उसे नींद आ गई कि शादी के 2 दिन रह गए थे। मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले आ गई थी। मीनू ने माँ के काम में हाथ बटाया। अभी भी काफ़ी काम बाकी थे। आशा की शादी से पहले ही मीनू का परीक्षा फल निकल गया। मीनू का अपना परीक्षा फल प्राप्त करके वह बहुत प्रसन्न थी। उसने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब उसे लगा कि वह अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी चढ़ गई है। छुट्टियां समाप्त हो चली थी। अभी तक वह आशा की शादी की तैयारी में ही व्यस्त थी। 2 दिन बाद उसे मेरठ जाना था, इसलिए वह अपनी जाने की तैयारी करने लगी। 2 महीने घर में सबके साथ रहने पर घर के प्रति मोह और अधिक बढ़ गया था। घर छोड़कर जाना कितना कठिन और अजीब सा लग रहा था। हॉस्टल पहुंचने पर मीनू को कई नए चेहरे दिखाई दिए। माया से मिलते ही उसका चेहरा खिल उठा। माया ने उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उसे बधाई दी। कॉलेज खुलते ही मीनू की नियमित पढ़ाई शुरू हो गई। माँ ने चलते समय आशा के लिए साड़ी व चप्पल खरीदने के लिए रुपए दिए थे। अकेले ही बाजार करना उसके लिए संभव ना था। उसने माया से बाजार चलने का आग्रह किया, वह मान गई। रविवार का दिन था, दोनों बाजार के लिए चल दी। मीनू ने आशा के लिए 4 साड़ियाँ खरीदी। उसके बाद वे चप्पलों की दुकान पर पहुंची। अभी चप्पल पसंद कर ही रही थी कि मीनू को सामने से अमित दिखाई दे गया। अमित अपनी छोटी बहन के साथ चप्पल खरीदने आया था। मीनू को सामने खड़ा देखकर वह उसे एकटक देखता रह गया। मीनू को देखते ही अमित का दिल कुछ कहने के लिए बेचैन हो उठा था, परंतु उसे मीनू से बात करने का अवसर ना मिल पाया। अमित को अपनी ओर आता देखकर मीनू माया से बोली, चलो माया, यहाँ चप्पलें कुछ पसंद नहीं आ रही हैं। माया उसकी बात समझ ना पाई, इसलिए बोली, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चप्पलें हैं, इन्हीं में से पसंद कर लो। मीनू ने उनमें से 2 जोड़ी चप्पलें पसंद की और उन्हें खरीदकर वहां से चल दी। मीनू जब भी अमित को देखती तो उसका हृदय घृणा से भर जाता था और उसकी अतीत की स्मृतियां ताजा हो जाती थीं। हॉस्टल में पहुंचते ही हाथ में साड़ियों के डिब्बे देखकर सभी लड़कियां उसके पास आ गईं। सभी ने साड़ियां खोलकर देखी और फिर मजाक भरे शब्दों में से सभी ने उससे पूछना शुरू किया। पहली लड़की ने पूछा कि अपनी शादी के लिए इतनी अच्छी साड़ियाँ खरीदी हैं, तो दूसरी ने पूछा तुम्हारी शादी पक्की हो गई और हमें बताया तक नहीं। तीसरी ने तो यह जानना चाहा कि हमारे जीजा जी कैसे हैं, उनका फोटो तो होगा तुम्हारे पास, जरा हमें भी दिखा दो। चौथी बोली, करते क्या हैं हमारे जीजा जी। पांचवी बोली, अरे शादी करके कहाँ जाओगी मीनू, कहाँ रहते हैं हमारे जीजा जी, कहकर सब हंस पड़ी। प्रश्नों की बौछार में मीनू को बोलने का किसी ने अवसर ही नहीं दिया। जब सब चुप हो गई तब मीनू ने शांत स्वर में बताया कि ये साड़ियाँ मैंने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदी हैं। 1 महीने बाद उसकी शादी है। अब किसी में साहस ही नहीं था कि कोई प्रश्न करती। लड़कियों का पूरा झुंड तुरंत वहां से चला गया। मीनू ने सब सामान के साथ अपने कमरे में चली गई। आशा की शादी के जब 2 दिन रह गए
तो मीनू भी मेरठ से 3 दिन पहले ही आ गई थी। मीनू ने माँ के काम में हाथ बटाया। अभी भी काफ़ी काम बाकी था। मीनू को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी छोटी बहन की शादी उससे पहले हो रही है। उसकी बुआ की भी शादी से 2 दिन पहले आ गई थी। दयाराम जी ने बहन को अलग कमरे में बुलाकर कहा, आप मीनू से उसकी शादी के विषय में कुछ ना कहना। बुआ बोली, मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, पर हाँ, आज तुम आशा की शादी पहले क्यों कर रहे हो? पहले तो मीनू की शादी करनी चाहिए थी ना। बहन जी, आजकल इन बातों को कौन मानता है? मीनू वकालत पढ़ रही है, अभी उसकी शादी कैसे हो सकती है? इतना कहकर दयाराम जी अपने काम में व्यस्त हो गए। एक रस्म के अनुसार बड़ी बहन को आरती उतारना था और जैसे ही उस रस्म का समय आया, बुआ जी बोली, मीनू की माँ, इस रस्म को कौन करेगा? बड़ी बहन ही आरती करती है, यह रस्म इसलिए मीनू करेगी। बुआ जी कुछ उत्तेजित होकर बोली, अरे मीनू कैसे कर सकती है? यह रस्म तो शादीशुदा बहन ही कर सकती है ना, और मीनू की तो अभी शादी नहीं हुई। मीनू का चेहरा मुरझा गया। माँ ने कहा कि आजकल कौन मानता है इन सब बातों को, मीनू ही करेगी सारी रस्में। यह कहकर माँ पूजा का थाल सजाने लगी और जैसे ही मीनू ने रस्म शुरू की, वैसे ही सभी महिलाओं की कटाक्षपूर्ण निगाहों ने उसे बेचैन कर दिया। उस समय मीनू का मन हुआ कि उस पूजा के थाल को वहीं छोड़कर अंदर खूब रोए, परंतु उसने संयम से काम लिया। रस्में पूरी होने पर वह अपने कमरे में आकर रोने लगी। तभी आशा आ गई। उसे देखकर आंसू पहुंचे और अपने को संयत करके उससे बातें करने लगी। बारात आने में कुछ ही घंटे रह गए थे। मीनू और आशा की सहेलियों ने आशा को सजाया। लाल रंग के लहंगे में आशा का रंग रूप निखर आया था। मीनू तैयार होकर नीचे आई। इतने में आशा की 2 सहेलियां आ गईं। मीनू उनसे बात करने लगी। तभी उसका ध्यान उन 2 महिलाओं की ओर गया जो आपस में बैठे बात ही कर रही थी। पहली महिला ने पूछा, इनकी बड़ी बेटी कहाँ है जिसकी अभी शादी नहीं हुई? दूसरी ने मीनू की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह सामने हरे रंग की साड़ी पहने खड़ी है। तीसरी बोली, लड़की तो बड़ी सुंदर है, फिर शादी क्यों नहीं की? इतना सुनकर पहली महिला बोली, क्या पता, आजकल की लड़कियों का बड़े नखरे होते हैं इनके। दूसरी महिला, जो मीनू के परिवार को अच्छी तरह से जानती थी, बोली, वह लड़की वकालत पढ़ रही है, इसलिए उसने शादी करने से मना कर दिया। तभी पहली महिला बोली कि पढ़ाई के चक्कर में कौन अपनी बेटियों को इतना जवान करता है, आधी उम्र तो पढ़ाई के चक्कर में ही निकल जाती है। मीनू बातें सुन सुनकर ऊब गई थी। सोचने लगी कि समाज किसी तरीके से चैन से ही नहीं रहने देता। मीनू के अंदर बहुत सहन शक्ति थी। अपने दिल की पीड़ा को वह चेहरे तक कभी न आने देती थी। जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हो गया। सुबह विदाई के समय आशा मीनू से लिपटकर खूब रोई। दयाराम जी व उनकी पत्नी नेत्रों से तो आंसू ही नहीं रुक पा रहे थे। ये कैसी विचित्र घड़ी होती है, हर पल सामने रहने वाली बेटी के लिए यह घर पराया हो जाता है। आशा के विदा होते ही माँ अंदर जाकर रोने लगी। माँ को रोता देखकर मीनू को लगा कि वह कभी भी शादी नहीं करेगी और हमेशा माँ के पास रहेगी। मीनू ने माँ को पानी पिलाया। बोली, आप रो नहीं, आपकी एक बेटी तो विदा हुई है, दूसरी बेटी तो आपके पास है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसा ना कहो, बेटी पराया धन होती हैं, वे अपने घर में ही शोभा देती हैं। इतने में दयाराम जी अपनी पत्नी को किसी काम से बुलाकर ले गए। 4 दिन तक मीनू माँ के साथ घर में सभी काम करती रही। विवाह के बाद घर कितना अव्यवस्थित हो जाता है, उसे व्यवस्थित करने में का कार्य मीनू ने ही लिया। अब वह सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। घर का काम तो स्वयं माँ ही कर लेती थी। मीनू को अब पढ़ाई की चिंता हो गई थी। मीनू को लगा कि जब मेरठ जाने के बाद बहुत लगन से पढ़ना पड़ेगा। वे काफ़ी दिनों की छुट्टियां ले चुकी थी। उसने माता पिता से मेरठ जाने की अनुमति मांगी। माँ को बिल्कुल अकेला छोड़कर उसे अच्छा नहीं लग रहा था जाने में, परंतु एक और माँ का स्नेह था, तो दूसरी ओर अपनी पढ़ाई की चिंता। मीनू की माँ ने स्वयं ही उसे मेरठ जाने की अनुमति दी थी। वे जानती थी कि आशा के विवाह के कारण मीनू की 10 दिन की छुट्टियां हो गई हैं। आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इसी बीच घर से कई पत्र आए। पत्रों से यही आभास होता था कि माँ बहुत अकेली सी रह गई हैं। पत्र आते ही मीनू का हृदय व्याकुल हो उठता। माँ सदैव उसे लगन से पढ़कर अपने पांव पर खड़े होने की शिक्षा देती थी। आज ही माँ का पत्र आया था। मीनू पत्र पढ़ ही रही थी कि इतने में नीलिमा के पति सुरेंद्र जी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर मीनू आश्चर्यचकित रह गई। सुरेंद्र जी आज उसके पास कैसे आ गए, और वह भी अकेले? उसने नीलिमा के ना आने का कारण पूछा। सुरेंद्र ने बताया कि नीलिमा आजकल पूर्ण आराम में है। क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? सुरेंद्र ने हंसते हुए कहा कि उसने पुत्र को जन्म दिया है। अरे, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, मीनू ने कहा। सुरेंद्र ने एक कार्ड मीनू के हाथ में थमा दिया और बोले, परसों हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है। नीलिमा ने तुम्हें विशेष रूप से आने को कहा है। मीनू ने सहर्ष कहा, मैं अवश्य आऊंगी। और जिस दिन नीलिमा के यहाँ जाना था, उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी। बाजार से उसके लिए उपहार खरीदा और सीधा नीलिमा के घर गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत प्रसन्न हुई। नीलिमा और मीनू कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि इतने में सुरेंद्र के कुछ मित्रों ने प्रवेश किया और उनमें अमित भी था।
अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ हैं? अमित, भैया वे तो बाहर गए हैं काम से। अमित का नाम सुनते ही मीनू ने मुड़कर देखा। अरे यह तो वही अमित है। बाजार में उसे देखकर तो झटपट निकल भागी थी, परंतु अब घर से कहाँ जाए। मीनू जब भी अमित को देखती थी उसके मन में अजीब सी घृणा तो उत्पन्न हो ही जाती थी। अमित व उसके मित्र कमरे से चले गए तब नीलिमा ने मीनू को बताया कि अमित सुरेंद्र के मित्र हैं और उसका जहाँ विवाह होने वाला था वहाँ रिश्ता उसका टूट गया। क्यों, क्या हो गया? मीनू ने चौंक कर पूछा। नीलिमा ने बताया कि लड़की वाले अपनी बेटी को फ्लैट देना चाहते थे जिससे वह शादी के बाद सास ससुर से अलग रहे, किंतु अमित के पिता को यह मंजूर न था। पिताजी ने शादी करने या ना करने का निर्णय अमित पर छोड़ दिया। अमित उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। अमित ने मीरापुर से कोई लड़की देखी थी, वह उसे बहुत पसंद थी। उस समय उसके माता पिता की गलती से वह रिश्ता ना हो सका, परंतु आज वे भी यही चाहते कि यदि उस लड़की से शादी ना हुई हो तो उसी से शादी कर दें। ना जाने उस लड़की ने क्या जादू कर दिया है अमित पर। पहली मुलाकात में नीलिमा को यह बात ज्ञात न थी कि वह लड़की मीनू है। जिस अमित का नाम सुनते ही मीनू के मन घृणा से भर जाता था, आज अमित की यह बातें उसे बुरी नहीं लग रही थी। नामकरण संस्कार ठीक से संपन्न हो गया। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को हॉस्टल पहुंचने की जल्दी थी। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र उसे हॉस्टल तक छोड़ने गए। कार्य समाप्त होने पर रात्रि के 10 बजे अमित नीलिमा के पास आया तो उसे मीनू ने यहाँ दिखाई दी। आज भी दुर्भाग्यवश मीनू को वह अपने हृदय की बात न बता सका। अमित ने नीलिमा से मीनू के बारे में जानकारी लेने के उद्देश्य से उससे पूछा, भाभी आपकी सहेली कहाँ गई? मैं तो हॉस्टल चली गई। इतनी रात अकेले? नहीं, सुरेंद्र जी उसे छोड़ने गए हैं। क्या यहाँ पढ़ रही है आजकल? अमित ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, वकालत कर रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने इसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था, तभी से यह निराश हो गई है। अब इसमें पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई है, जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। नीलिमा के मुंह से यह शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उसे लगा उसने मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है। उसी के कारण मीनू इतनी निराश हो चुकी है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि वह वही लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई थी। अमित को अब एक पल बैठना भी मुश्किल लगा। उठकर खड़ा हुआ और जाने लगा। भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया। वह बोला, भाभी अब मैं घर चलता हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है। रास्ते भर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वह मासूम चेहरा घूमता रहा जिसने प्रथम मुलाकात में ही उसका दिल मोह लिया था।